उर्दू अफ़साना ऐद हाज़िर में जिल्द 2 मरतब राबिया रबा अफ़साना निगार मुशर्रफ़ आलम अलमी नाम मुशर्रफ़ आलम ज़ोक़ी पैदाइश 24 मार्च 1962 आरा बिहार एज़ाज़ अंजुमन फ़रोग़ उर्दू दोहा क़तर एज़ाज़ 2015 कृष्ण चंद्र अवार्ड 1997 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवार्ड 1997 सर सैयद नेशनल अवार्ड 2003 और दीगर तसनीफ़ भूखा एथोपिया अफ़साने 1992 मंडी अफ़साने 1998 ग़ुलाम बख्श अफ़साने 1999 सदी को अलविदा कहते हुए अफ़साने लैंडस्केप के घोड़े अफ़साने 2002 एक अनजाने खौफ की रिहर्सल अफ़साने 2010 ख्वाब की आँखें नावल 1969 शहर चुप है नावल 1988 और दीगर अफ़साना कतार में एक चेहरा नो मैटर व्हाट कॉज वन डिफेंड इट विल सफ़र परमानेंट डिसग्रेस इफ़ वन रिजॉर्ट्स टू ब्लाइंड अटैक ऑन क्राउड्स ऑफ इनोसेंट पीपल एल्बर्ट कैमस। जो नहीं देखते, जो नहीं बोलते, जो नहीं सोचते, वो मर जाते हैं। ये मेरी इससे 5वीं मुलाकात थी, लेकिन उन मुलाकात के बावजूद हमारे दरमियान अजनबियत बरकरार रही। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि हमें एक दूसरे को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी शक्ल और सूरत में भी कोई ऐसी बात नहीं थी कैसे याद रखा जाए, मगर इसके ताल्लुक़ से एक के बाद दीगर जो वाक़यात सामने आए, कहीं ना कहीं मैं ख़ुद भी इन वाक़यात व हादसात का एक हिस्सा तस्वुर कर रहा था। इन दिनों बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी तफसील बता देना ज़रूरी है। ये इन्हीं दिनों का तज़किरा है जब अचानक हमारी गोल गोल दुनिया में बहुत कुछ उल्टा सीधा होने लगा। मिसाल के लिए हमारी कॉलोनी के एक बच्चे ने कुछ शरारती बच्चों के साथ ये कहकर शोर मचाया कि जिस छोटी सी बॉल से खेल रहा था वो अचानक बड़ी होकर गुब्बारे की तरह फूल गई है और अब गुब्बारे से अजीब गरीब आवाज़ें आ रही हैं। ज़ाहिर है बच्चों को इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत किसी ने भी महसूस नहीं की। मेरे एक पड़ोसी का डेयरी फार्म का बिजनेस था। इसे शिकायत थी कि अचानक गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं थी, मगर गायों को लेकर इसकी 3 शिकायतें ऐसी थी जिन पर यकीन करना मुश्किल था। इसने बताया गायें अचानक इंसानों की तरह पूजा पाठ करने लगी हैं। दूसरी शिकायत ये कि गायों की आँखों में अचानक सुर्ख हो गई हैं जैसे इनमें खून उतर आया हो। तीसरी शिकायत ये कि अचानक गायों का जिस्म में अंगद सिंगें नमूदार हो गई हैं। पड़ोसी पहले भी पागलपन का दौरा पड़ चुका था, इसलिए वो इसकी दीवानगी से भरी बातों पर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन इस रात अचानक ये बताकर इसने हैरान कर दिया कि गायें अचानक डेयरी से गायब हो गई हैं। गायब हो गई या रस्सी तोड़ के भाग गई? नहीं, रस्सियाँ तो इन्होंने पहले ही खोली थी, क्योंकि पूजा पाठ में परेशानी होती थी। यानी गायें खूंटों से बंधी हुई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने अपनी मर्जी से दूध देना बंद कर दिया, फिर खूंटों से ख़ुद को आज़ाद कर लिया। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझे मालूम है कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, मगर सच यही है। पड़ोसी ने इस राज़ाना अंदाज में बताया। मेरे कई दोस्त जो डेयरी फार्म के मालिक हैं, इनके यहाँ भी इससे मिलते जुलते वाक़यात पेश आए हैं। जाते जाते वो अचानक ठहर गया, मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कहा, आप ना मानेंगे, मगर गायों को अच्छे दिन शुरू हो गए हैं जैसे हमारे बुरे दिन। इसके बाद वो रुका नहीं, दरवाजे से उजल हो गया। ठीक यही वक्त था जब मैंने बीवी को गुस्से से लबरेज आवाज़ सुनी, फ्रिज में तो मटन पड़ा है, तुम चिकन लेने गए थे। मैंने चिकन लाया था तो फ्रिज में जाकर मटन हो गया, ये देखो। मैं जो कुछ देख रहा था इस पर यकीन करना मुश्किल था। इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी, मगर मैंने चिकन ही लाया था। सुबह जब बीवी ने चिकन लाने की फरमाइश की तो मैं चिकन मार्केट ही गया, जहाँ से चिकन का ही गोश्त मिलता है। अफ़गानी चिकन लॉलीपॉप, चिकन हाफ फ्राई, चिकन इतालवी कढ़ाई, चिकन बोनलेस चिकन। मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने चिकन ही लाया था। तुम आजकल भूलते जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठहरो, सुबह तुम मुझे कितने पैसे दिए थे? हाँ, मैंने गिन कर दिए थे। वही तो, तुमने अपने पास से लगाए होंगे। बीवी गुस्से से बोली। तुम ये भी भूल गए कि शख्स इस बात पर पूरे घर को जेल हो सकती है। मैं एक लम्हे के लिए चौंक गया, लेकिन बीवी ने जो कहा वो सदाकत पर मबनी था। हुकूमत की तरफ से इंसानी सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत जारी हुई, इन पर अमल करना ज़रूरी था। इन हिदायत को बाज़ाब्ता पार्लियामेंट कानूनी शक्ल भी मंजूर कर ली गई थी। इन हिदायत के मुताबिक सुबह सवेरे आपको
ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होता है था जिसमें कई बातों की तफसीलात देनी थी। मसला आज आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घर में एक ब्रेकफास्ट लंच और फिर में क्या खाने का प्रोग्राम है, इनके कुल अखराजात कितने होंगे। इन हिदायत पर पाबंदी हर शहरी का हक था, जिम्मेदारी थी। बीवी एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से उससे कम ज़ाहिर करी थी। सुबह फॉर्म में मैंने चिकन भरा था। अब हिदायत वाले फॉर्म में ऑनलाइन जाकर दोबारा ये लिखना होगा, हम डिनर में मटन खाने जा रहे हैं। क्या इंतजामिया इस बात को तस्लीम कर लेगी? कहा नहीं जा सकता। क्या इन्हें दलील नहीं जा सकती कि चिकन अचानक फ्रिज में आकर मटन बन गया? बिल्कुल नहीं जा सकती। बीवी ने गज़बनाक होकर मेरी तरफ देखा। वो घर को जेल बना देंगे, दलील देंगे कि चिकन को मटन हो सकता है तो घर जेल क्यों नहीं। अब इसके होटो पर काफ़ी देर बाद मुस्कुराहट आई थी, मगर घर में बच्चे हैं, बच्चे भी हिदायत पर अमल करें। और हाँ सुन लीजिए, अब इन हिदायत के ख़िलाफ़ नहीं की जा सकता है। बच्चे कहाँ हैं? अपने कमरे में ही पढ़ रहे हैं। मैं बच्चों के कमरे में आया तो एक बार फिर दुनिया की तेज़ी से बदलने का इंकशाफ हुआ। मुझे खुद पर हैरानी हुई, मैं आखिरकार सरकारी हिदायत पर अमल करना कैसे भूल गया। एक मामूली सी गलती हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बच्चे सो चुके थे, मगर ये क्या? बच्चों की मेज़ खाली थी, कहीं आसपास कोई किताब नज़र नहीं आ रही थी। मुझे याद आया, यहाँ बच्चों के स्कूल के बैग हुआ करते थे। बैग भी नज़र आ रहे थे किताबों के बगैर। बच्चों ने क्या पढ़ाई की होगी? मैं दोबारा बीवी के पास आया, बच्चों की किताबों के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने आतिश की तरह पड़ गई। पागल हो गए, याददाश्त चली गई है। क्यों? तुम्हें पता नहीं कि बच्चे स्मार्टफोन से पढ़ते हैं, फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाते हैं और ATM से पिज़्ज़ा और बर्गर और आइसक्रीम खरीदते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक बीवी का लहजा सफाक और सरल था। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इस बार परेशान किया तो मैं ऑनलाइन तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। मुझे यकीन था कि बीवी ऐसा कर सकती है, क्योंकि इसकी बदली हुई दुनिया में अहकाम और हिदायत की पाबंदी ने सबको अलग अलग इकाई में तब्दील कर दिया। यहाँ ख़ानदान का फौजदार रिवायती निज़ाम कब का ख़त्म हो चुका। घर का तस्वुर ज़रूर बाकी था, मगर इस तस्वुर में कोई एक दूसरे के लिए अजनबी था। फुर्सत किसको थी? घर में अलग अलग मोबाइल स्क्रीन पर अलग दुनियाएँ बात थी, लेकिन ये बात सबको पता थी इसकी दुनिया पर असर रखी जा रही है। इसकी एक मिसाल तो इस वक्त सामने आ गई जब अचानक बैल बजने की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। ये मेरा दूसरा पड़ोसी था, खुफिया महकमा में बड़ा अफसर था। इसकी बीवी एक नौजवान के साथ भाग गई थी और वो मज़े लेकर इस बात का तस्करा करता था और वह इस हकीकत से वाकिफ था। बल्कि 100 बार से ज़्यादा घर के खुफिया CCTV कैमरे में वो अपनी बीवी को इसके बॉयफ्रेंड की फुटेज से लूट चुका था। खुफिया ऑफिसर हंसता हुआ ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर धंस गया। मेरी तरफ देख के खैखे लगाया, तो आज चिकन मटन बन गया। मैं अचानक चौंक गया। क्या मेरी बीवी ने फॉर्म पर ऑनलाइन निज़ाम को चिकन की जगह मटन बनाने की इत्तला दे दी है? अगर ऐसा नहीं है तो खुफिया अफसर को कैसे जानता है? अगर ऐसा किया है तो इंतजामिया आइंदा हमारे लिए सख्त रवैया अपना सकती है। हाँ, क्या सोचने लगे? खुफिया अफसर हंस रहा था। तुम्हें कैसे पता था? हमें सब पता चल जाता है, यहाँ सबकी आवाज़ का रिकॉर्ड होता है। फ़ोन टेपिंग? मैंने इसलिए पूछा, इन दोनों जासूसी और फ़ोन टेपिंग के वाक़यात बहुत सुनने को मिले थे। इसने पलट कर पूछा, क्या खबर तुमको फ़ोन किसी ने फ़ोन पर बताई? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर हमारे पास रिकॉर्ड में है। कैसे? मैं चौंकने की बारी मेरी थी। खुफिया अफसर हंसता रहा। हमारे महकमे ने हर औरत के पीछे एक साया लगा रखा है, यानी जासूस। हाँ, मर्द के पीछे क्यों नहीं? वो ज़ोर से हंसा। मर्द के पास राज कहाँ होता है? वो मर्द तो सारा राज औरतों में मुंतकिल कर देते हैं। वो टेबल पर तो सामने रखे सीट पर बैठा हुआ फलों में से एक केला उठाकर छिलके से उतार रहा था। किसी ने से कोई हरकत भी पोशीदा नहीं थी। उसने जाते हुए इसने ठहर कर कहा, केला मीठा नहीं है, इनकी ऑनलाइन शिकायत कर देना और हाँ, आइंदा ख्याल रखना चिकन मटन ना हो जाए, वरना पड़ोसी होने का ख्याल नहीं करूँगा। ये बहुत सारे वाक़यात में थोड़ी देर से बहुत तफसील है मैंने जमा की और जमा इसलिए की है क्योंकि इनका ताल्लुक़ इस कहानी से जो आगे आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक मौजूद दुनिया में हम पाबंदियों और हिदायत के बंदे में तारीख़ी किताबें जंग अज़ीम की तस्करों से भरी पड़ी हैं। जंग इसलिए नागज़ूर हुई कि हमारे हसीन दुनिया थकी थकी और सुई लग रही थी। थकने और सोने का अमल ऐसा है कि दुनियावी हसन और गारत हो जाता है और हुस्न के महल को कायम रखने के लिए सूरत में सजाने और संवारने निकालने के लिए जंगों का सहारा लिया जाता है। बाज़ हुकूमतें इसके लिए सख्तगिरी का मुजाहरा करती हैं जो इनका हक़ होता है और इसके लिए वो ख़वास और आवाम के लिए अलग अलग हिदायत जारी करती हैं। इसमें हैरत करने की कोई अचंभे की बात नहीं। हमारी दुनिया भी ख़वास और आवाम के दरमियान तकसीम है। मिसाल के लिए स्कूलों और नोटों को ही ले लीजिए। बड़े सिक्के और नोट ख़वास के लिए और छोटे सिक्के आवाम के राइज के लिए गए। मुमकिन है तारीख़ को इस बात याद रखें कि कभी इन छोटे बड़े सिक्कों को भी गैर तौर पर जंगों का ऐलान होता था। जैसा कि हर जंग में होता है, कुछ लोग मारे जाते हैं। हकीकत की दुनिया में ये तो कुछ लोग यहाँ भी मारेगा। दुनिया को हसीन और खूबसूरत बनाए रखने की ऐसी कुर्बानियों की ज़रूरत है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा होती है और ये कन्फ्यूजन भी तारीख़ ने तमाम तरह से ज़्यादा दर्ज शुमार और साबका वाक़यात के हादसात को सामने रख कर पैदा की है।
इस कन्फ्यूजन को लेकर कई नुक्ते उठे हैं जिनको जानना ज़रूरी है। मिसाल के लिए हुकूमत ने महसूस किया है दुनिया के हुस्न को बचाने के लिए इन आवाज़ों को खामोश करना होगा जो आमतौर पर फनकारों दानिशवरों की तरफ से उठती रही हैं, क्योंकि तारीख गवाह है ऐसी खौफनाक दानिशवराना आवाज़ों ने हमेशा सल्तनत और हुकूमत के कामों में दखल देने की कोशिश की है। हुकूमत ने आसानी से इन फनकारों के मुकाबले में अपने फनकार नुमाइश में उतार दिए हैं, इतनी बड़ी तादाद में उतार दिए हैं कि बाकी दानिशवर और फनकार अपने अपने घर में नींद की गोली खाकर सो गए। एक परेशानी बदनुमा बदियत और तादाद में कम लोगों से थी। एक साथ इनका सफाया मुश्किल था, लेकिन हुकूमत ने अदलिया का सहारा लेकर इस काम को बेसान बना दिया। अब तीसरा महाज ख़जानों का था। खवास ने ख़जानों की हिफाजत के लिए मुल्क की सरहद के पार इलाके चुने थे। अचानक इस सल्तनत में ख़जाने की कमी का एहसास हुआ तो खुफिया एजेंसियों के तहक़ीक़ात का काम सौंपा गया। तफ्तीश से एक बात खुलकर सामने आई कि इस बात ने यकीनन हुकूमत को हैरान भी किया और परेशान भी, क्योंकि असल ख़जाने में तो आम कहे जाने वाले लोगों के लिए खुफिया तहखानों में मौजूद थे। तजाद ये था कि आम आदमी हुकूमत से वाबस्ता लोग खवास को ख़जानों का मालिक बताकर अपनी जंग लड़ रहा था, जबकि असलियत ये थी ख़जाने आम आदमियों के लिए तहवील में थे। हुकूमत ने आम आदमियों को बाहिफाजत ख़जाना जमा कराने का ऐलान कर दिया। इसके बाद मुल्क के तमाम गोशों में ख़जाना जमा करने के लिए मेलों की लंबी कतारें देखेंगी, जैसे आमतौर पर होता है। कुछ लोग इस कतार पर मारे गए, लेकिन मुल्क में एक बड़ी आबादी को इन मरने वालों का अफसोस नहीं था, क्योंकि हुकूमत ने इन लोगों को हमारी दुनिया खूबसूरत हो रही का एक ऐसा नशा घुल कर पिला दिया था जिसके खुमार में आबादी अभी भी डूबी हुई थी। मैंने इस बारे में तीसरे पड़ोसी मिस्टर नागार्जुन से इस्तफसार किया तो वो ज़ोर से ठेठा मारकर हंस पड़े। अब देख लीजिए ना, ख़जाना कहाँ है? ये तो मामूली लोगों के और गरीबों के पैसे हैं, और दुनिया की तारीख में शायद पहली बार हुआ कि गरीब अपने ही पैसों के लिए क़तार में हैं। मिस्टर गार्जन हंसते हुए, तो क्या गरीब दूसरों के पैसों पर हाथ साफ करने के लिए क़तार में होना चाहिए था? लेकिन आप इन क़तार में भी मार रहे हैं। नागार्जुन बड़ा सा मुंह बनाया। वो अपनी मौत मार रहे हैं और वो इसी लायक हैं। क्या आप इनकी मौत से फ़र्क नहीं पड़ता? आपको पड़ता है? नागार्जुन का लहजा सख्त हो गया। आप बागबानी करते हैं तो आपको पता होगा कि बाग की खूबसूरती को कायम रखने के लिए कमज़ोर और कमलाए हुए पौधों को कभी भी जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। बाग की खूबसूरती के लिए आप सिक्कों की जगह प्लास्टिक लेकर आ गए। नागार्जुन ज़ोर से हंसते हुए, प्लास्टिक का ज़माना है साहब, सवाल ना कीजिए। आपने नए काम पर गौर नहीं किया? मुखालिफत देशद्रोही का नाम है। इस वक्त में भी कोई ना कोई कैमरे में हमें देख रहा है। इतनी अच्छी और मुनासिब और खूबसूरत ज़िंदगी चाहते हैं तो बस हिदायत पर खामोशी से अमल करते जाइए। मैंने कमज़ोर आवाज़ों में पूछा, क्या आपको लगता है कि किसान मजदूर आइंदा वर्षों में प्लास्टिक से खेल सकेंगे? मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है खूबसूरत बाग को ऐसे लोगों की ज़रूरत है? नागार्जुन हंसते, ये तहज़ीब प्लास्टिक की है साहब। ज़्यादा ज़ोर देंगे तो प्लास्टिक मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो किसी काम का नहीं होगा। नागार्जुन के आखिरी जुमले में इस कदर मुतमईन था कि खूबसूरत बाग की तामीर के लिए ऐसे लोगों की चंदा ज़रूरत थी जो हुकूमत की सख्तीरी हिदायत के बावजूद प्लास्टिक खेलों का ज़ौक़ ना रखते हों और क़तार में मरने के लिए भी तैयार हों। अब मैं असल कहानी पर आता हूँ। ये कहानी मुझे इस कतार में मिली और ये मेरी इससे पहली मुलाकात थी। वो अपना ख़जाना जमा करने की हुकूमती हिदायत के मुताबिक कतार में खड़ा था। कतार में यूँ भी तो बहुत से लोग थे, मगर इसमें कुछ ना कुछ होने के बावजूद ऐसा कुछ ज़रूर था जो इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता। मिसाल के तौर पर वो एक कमज़ोर बूढ़ा देखकर बार बार हंस रहा था। इस कदर ज़ोर से हंस रहा था, लग रहा था कि घूमते हुए पुलिस एहलकार चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे थे। मौसम अबर आलूद था, खुनकी हवा में मौजूद थी और वो एक बार फिर चिल्लाया, मैं फिर कहता हूँ इसको कतार से निकालो, ये मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्यों? ये मरने के लिए ही यहाँ आया है। इसने एक भद्दा सा खैखा लगाया। कुछ लोगों को बूढ़ों पर रहम आ रहा था। वो इससे दरियाफ्त करते कि अब वो कब से कतार में खड़ा है, किसने खड़ा है और अचानक इस खजाना निकालने या जमा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। इसका हजूम बूढ़े की बेबसी का जायज़ा था। ठीक इसी वक्त खजाना जमा करने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आनी दरवाजे से एक सरकारी मुलाजिम ने ज़रा सा सर बाहर निकाल कर ऐलान किया, अब दरवाज़ा कल खुलेगा। कब खुलेगा? इसके लिए हुकूमती हिदायत और हुक्म का इंतज़ार कीजिए। यही बोला माता जब वो बूढ़ा शख्स खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर एक के साथ भी ने खैर की आवाज़ सुनाई दी, मैंने कहता था ये मर जाएगा, अब उठाओ इसे, ये मर चुका है। बूढ़े की लावारिस लाश उठाना भी सरकारी फ़राइज़ की मजबूरी थी, क्योंकि आम आदमी इसके लिए तैयार नहीं था। भीड़ आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी। पुलिस वाले किसी मोबाइल पर रब्ता किया। कुछ देर बाद लावारिस लाश उठाने वाली गाड़ी आई और मैं इसे देख रहा था। मैं अब भी वहीं था। वो क्लीन शेव था, लेकिन मैंने महसूस किया इतनी देर में इसके गालों में छोटे छोटे बाल फैल गए। वो ये चेहरा जाना पहचाना लगा था, मगर इसे कहाँ देखा आखिरी बार मुझे याद नहीं आया। इसने बूढ़े की लाश उठाने में मदद की और इसके बाद वो अचानक गायब हो गया। इससे दूसरे दिन मुलाकात भी कतार में हुई। आज कतार लंबी थी, इनमें औरतें भी थीं और बुजुर्ग भी, बल्कि कुछ लोग तो दोपहर और रात के खाने का भी बांध कर लाए थे। इत्तेफाक से आज मीडिया वाले भी थे, लेकिन
मीडिया वालों को जो है उस शख्स को घेरे खड़े थे। वो ज़ोर से अपनी बात कह रहा था, यहाँ जश्न का माहौल है साहब, बल्कि मैं कहता हूँ पिकनिक का माहौल है। हाकिम से कहिए यहाँ सब मज़े कर रहे हैं, थके हुए लोगों की मुद्दत ऐसी तफरीह की ज़रूरत है। हाकिम बिल्कुल इस बात का ख्याल ना करें कि कुछ लोग इस जश्न में मारे जा रहे हैं। ऐसे लोग हर जगह मारे जाते हैं, गलियों कूचों सड़कों पर जैसे कीड़े मकोड़े मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन हम बहुत खुश हैं साहब। क्यों खुश हैं? एक मीडिया वाले ने दरियाफ्त किया। क्योंकि हाकिम खुश है। मैं इसने खै लगाया। हम काम करते करते रोज़गार और दो रोटी की फ़िक्र करते करते थक गए थे। अब कोई रोज़गार नहीं, सब धंधे बंद और क़तार में ऐश कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इसने एक बेसुरा सा गाना शुरू किया। मीडिया वाले ने रोक दिया। बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। नहीं, इतना काफ़ी नहीं। वो एक बार फिर चला ज़रूर से खैर बुलंद किए। यहाँ जो क़तार देख रहे हैं ये सब मारे जाएंगे, इनमें से कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। मगर परेशान ना हो, हमें एक ना ख़त्म होने वाली तफरीह और जश्न का हिस्सा हैं। जश्न में मारे जाने वाले को अफसोस क्या करना। वो दोबारा चिल्लाया। हम बहुत खुश हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत खुश हैं। मैं टीवी नहीं देखता, मैं अखबार नहीं पढ़ता, इसलिए मालूम करने से कासिर हूँ कि मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ में इस शख्स के प्रोग्राम को हिस्सा बनाया गया है या नहीं। मगर दूसरी मुलाकात में इसकी गुफ्तगू मेरे अंदर तक उतर गई। वो गलत नहीं था। इस वक्त पूरा मुल्क एक ना ख़त्म होने वाले सर्द और जश्न में डूबा हुआ था। ये सेल्फियों का दौर था। ख़जाने के दरवाजे से बाहर आने वाला हर शख्स किसी फातिह की तरफ सेल्फी लेता है। इसे सोशल वेबसाइट पर डालकर अपनी कामयाबी को किस्से को आम करने की कोशिश करता है। इसे दूसरी मुलाकात में इसने जश्न और तफरीह के नाम पर जो कुछ भी बयान दिया, इसे गलत नहीं कहा जा सकता। ये मेरी ज़ाती सोच थी। मैं एक आसान ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया हूँ। ऐसा सोचने वाले की तादाद में मुल्क में यकीनन होगी। मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अहकामात, हिदायत, खुफिया एजेंसियों के साए, घरों में आवाज़ें, CCTV फुटेज के दायरे में सबसे ज़्यादा गौर व फिक्र करना आम शहरी को में शामिल नहीं था। जैसा कि खुफिया महकमे के अफसर ने बताया कि हमारी आवाज़ घर में होने वाली वाक़यात भी हुकूमत के रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई हैं। तो इस बात पर यकीन करने में कोई वजह नहीं कि हमसे कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर नज़र ना रखी जा रही हो। जहाँ मामूली बातों को भी ऑनलाइन हुकूमत के रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा हो, वहाँ ज़िंदगी गुजारने का सबसे आसान तरीका यह है जो किया जा रहा है। आप इस पर अमल करते जाइए। तारीख़ का खबरगाह में ऐसे हज़ारों किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे जहाँ हाकिम कायम करदा दस्तूर और हिदायत पर अमल करना आसान ज़िंदगी का पेश खैमा रहा है। इसकी बादशाह की मिसाल काफ़ी है, जिसने मुस्कुराते हुए हमसे कहा, बस अपनी ज़िंदगी मुझे दे दीजिए, आप वही देखिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ, आप वही सुनिए जो मैं बयान करना चाहता हूँ, वही बोलिए जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क़स्सा कोताह जश्न में डूबे हुए मुल्क को 10 दिन गुजर गए थे। अचानक एक सब्ज़ी मंडी में इससे मुलाकात हो गई। ये इससे तीसरी मुलाकात थी। सब्ज़ी मंडी में आमतौर पर चलने वालों के लिए जगह ही नहीं हुआ करती थी। आवाज़ का शोर इतना ज़्यादा होता कि कुछ चल भरे पड़े होते लोग। कुछ पल खड़ा रहना भी आसान नहीं होता। मगर इस दिन ना शोर था ना हंगामा। इक्का दुक्का लोग थे जो सर मार रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई। वो एक दुकान के आगे खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा नोट था। वो इसको नचान जाकर ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, आखिरी बार देख लो, फिर नहीं देख पाओगे। दुकानदार समझा रहा था, जेब में रख लो, पुलिस आ गई तो तुम्हारे साथ मेरी भी शामिल आ गई। क्यों रख लूँ? क्यों? इन नोटों को रखना जुर्म है, लेकिन मेरे पास तो यही है, इसके अलावा कोई सिक्का नहीं। मैं इसके करीब आ गया, गौर से इसका चेहरा देखा तो फिर पूछा, तो ये नोट चला? नहीं, नोटों को चलना कहाँ आता है? इस बात पर मैं ज़ोर से हंसा। लेकिन इस दिन आप क़तार में जश्न की बातें कर रहे थे, अब भी कर रहा हूँ। बड़े नोट के पास में होना किसी जश्न से कम नहीं है। अचानक रुक गया। देखिए, क्या? गौर से देखिए, नोट बड़ा हो रहा है। एक ज़माने में तारीख गवाह है जब जानवर पागेट बन गए, मकड़ियाँ, छिपकलियाँ, मामूली कीड़े मकोड़े अचानक फैल कर बड़े हो गए। अचानक इतने बड़े कि इंसान डर कर अपने घरों से भागने लगा। वो हंस रहा था। देखिए, नोट फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं ना? मुझे वाकई एहसास हुआ नोट उछल कर फैल रहा है। फैलते फैलते नोट का साइज आम आदमी जितना हो गया। अब वो आदमी गायब हो गया था। मगर वो गया कहाँ? इसमें से चारों तरफ तलाश कर रहा था। अजीब बेतुका आदमी है, छलावा था या फिर गायब हो गया? मेरी आंखों के सामने नोट था और नोट फैलते फैलते हल्की सी आवाज़ के साथ गुब्बारे की तरह फट गया। ये मेरी इससे तीसरी मुलाकात थी जब नोट और वो दोनों गायब हुआ था। तीसरी मुलाकात में इसकी दाढ़ी कुछ बढ़ चुकी थी, लेकिन मुमकिन है क़तार में खड़ा रहने की वजह से इसने चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। मगर चौथी मुलाकात ऐसी थी जब ज़्यादा संजीदगी से इसके बारे में गौर करने पर मजबूर किया गया था। कॉलोनी में किसी का इंतकाल हो गया था। ये वही डेयरी फार्म का मालिक था जिसकी गायों ने अचानक पूजा पाठ शुरू कर दी थी। और एक दिन अचानक डेयरी फार्म से गायें बाहर निकलकर खुदा जाने कहाँ गायब हो गई। इस साने पर मेरा पड़ोसी इतना टूट गया कि बल आकर रस्सी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी के फंदे से झूल गया।
मैं निगमबूत घाट आया हुआ था। घाट पर एक कतार से कई इंसान जिस्म चल रहे थे। इंसानों की लाशों की महक फिजा में फैल रही थी। महक से बचने के लिए चेहरे को रुमाल से महफूज किया। अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ी। मुझे ताज्जुब हुआ, यह क्या कर रहा है। इसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट आज गायब थी। वो अलग सुलगती लाशों के करीब जाकर कुछ देखने की कोशिश करा। आज मैंने इसे गौर से देखा। अचानक खौफ की हल्की हल्की सी सरसराहट मैंने अपने जिस्म में उसकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई थी। अब उसके चेहरे को पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मगर हैरतंगी तौर पर वो दो चेहरों पर इतनी मुशावत कैसे हो सकती है। मुझे ख्याल आया कि आमतौर पर बड़े बड़े लीडरों के जुलूस में सभाओं में आवाम को मशहूर लोगों का मास्क लगाकर अपनी हिमायत का ऐलान करती है। एक मुफक्किर का ख्याल था कि कभी कभी मास्क गायब हो जाता है और मास्क का चेहरा आवाम का चेहरा बन जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता वह उसके करीब गया। क्या तलाश कर रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा, फिर आगे बढ़ गया। यहाँ लाश को आग लगाए दी जा रही है, मैं तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने होठों पर उंगली रख दी। यहाँ वो कैमरा है, पागल हो गए हो क्या? लेकिन तुम किसको तलाश करो? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कल रात मैं सोया नहीं था, देर तक सड़कों पर भटकता रहा, फिर शमशान घाट की तरफ चला आया। यहाँ आकर मुझे काफ़ी सुकून मिला। मैंने तय कर लिया है रात यहीं गुजारनी है। फिर किरदार को नोट दिया तो इसने ले लिया। इसे मालूम भी नहीं कि हमारी दुनिया में क्या क्या हो चुका है। एक लम्हा को रुका, बड़ी ज़ोर की नींद आई और उसने इशारा किया। मैं वहाँ सोया था। नहीं, शायद वहाँ नहीं, यहाँ सोया था। दोबारा हंस दिया। शायद मैं अब यहीं सो रहा हूँ। इस बार इसकी आवाज़ सड़ थी। इससे पहले कि मैं इसे देख पाता वो मेरे सामने से फिर गायब हो गया। इससे चौथी और आखिरी मुलाकात थी। मैं इससे कहना चाहता था, इस भागम भाग में तुमने अपने चेहरे को भी बदलना नुमान बना लिया। फिर से क्लींच हो जाओ, अच्छे लगने लगोगे। मगर इससे कबल वो अपनी बात मुकम्मल करता वो अपनी जगह से गायब हो चुका था। ये पांचवी मुलाकात थी, एक चौंका देने वाली मुलाकात, जिसकी तफसील कहानी की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ। यानी इस शब फ्रीज में रखा हुआ चिकन अचानक मटन बन गया। बीवी मेरी खाता पर नाराज़ थी। जब वो सोने के लिए अपने कमरे में आई तो इस वक्त उसकी नाराज़गी इसके चेहरे पर आया थी। बेड के करीब एक सिंगारदान था जिस पर एक बड़ा सा शीशा जुड़ा हुआ था। मेरी नज़र अचानक शीशे की तरफ चली गई। बीवी सब बोलती बकती किसी काम से कमरे में बाहर चली गई। मैं अचानक चौंक गया। मैंने कई बार आंखों मल कर शीशे की तरफ देखा। मुझे ख्याल था कि ये मेरा वहम हो सकता है। ख़ुद को गलत साबित करने के लिए मैंने अपनी तेज़ नाखूनों को सहारा लिया, मगर ये कोई ख्वाब नहीं था। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, आईने में इस आदमी का चेहरा आ गया था। अब इस शख्स का चेहरा भी गायब था। चेहरे की जगह दाढ़ी मौजूद थी, सिर्फ दाढ़ी, वही दाढ़ी जो इसके चेहरे को बदनुमा बना रही थी। मैंने शीशे की तरफ पलट कर देखा तो मेरा चेहरा दाढ़ी में समा गया। आईने के अक्स में अब मैं एक दाढ़ी वाला अजनबी था। अचानक वो जाने कहाँ से निकल कर मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया। वो हंस रहा था। तुम बदल रहे हो, मुल्क बदल रहा है। वो हंस रहा था। गौर से आईना देखो तो देख लिया मेरा चेहरा नहीं है। गायब होने से पहले इसका आखिरी जुमला था, क्या वो मेरा चेहरा था? अरे सुनो तो। लेकिन वो गायब था। बीवी कमरे में आई तो वो आईने की तरफ देखा। इसने ज़ोर से चीख मारी। आईने की तरफ देखकर हैरान था। मुझे दाढ़ी के साथ अपनी बीवी किसी तौर पर कबूल नहीं थी। ये क्या हो रहा है? बीवी ज़ोर से चीखी। नहीं मालूम है तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी कैसे आ गई, कहाँ से आई? लेकिन आईने में तो यहाँ आईने में तुम्हारे नाजुक चेहरे पर दाढ़ी मौजूद है। वो घबराकर एक बार फिर चीखी। मेरी आवाज़ में फंसी थी। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। पहले कुछ बदला, हम इसके लिए तैयार हैं। अब चेहरा बदल गया। कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा। एक काम करते हैं। मेरी आवाज़ अब कमज़ोर होती जा रही थी। आईने का रुख दीवार की तरफ कर देते हैं, फिर खुद को कैसे देखेंगे? सिंगारदान घुमाते हुए शीशे का रुख दीवार की तरफ करते हुए बोला। मेरी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर थी। क्या वो खुद को देखने की ज़रूरत है? नहीं, यकीन है कि खौफनाक शेर की दहाड़ इन्हें बुज़दिल बनाएगी। जैसे इन्हें यकीन है कि सर पर दौड़ने घूरते इन्हें रोने में नाकाम रहेंगे। जैसे इन्हें इस बात का यकीन हो कि एक दिन की खामोशी चुपचाप इनका कत्ल कर देगी। मेरे लिए तमाम वाक़यात का तज्ज़िया करना कोई मुश्किल काम था। जो इधर पिछले 10-15 दिनों में तेज़ी से पेश आ रहे थे, गोया इनकी शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी। मगर इस रात शीशे वाले हिस्से को दीवार की तरफ करते हुए मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ, मेरे बदन में रंगीन छुट्टियाँ निकल रही हैं। क्या मैं महज एहसास था या पेश की इतला? अनक़रीब मेरे साथ कुछ भयानक होने जा रहा है। इस रात खौफ के एहसास के इस कदर शदीद होता जा रहा था कि कमरे में अंधेरे की जगह मेरा ट्यूबलाइट को जलता छोड़ दिया। नीम शब मेरी बीवी खिसमसाई उठी। कुछ ढेर सारी उलझनों में पेश नज़र अचानक उठकर बैठ गई। मेरी तरफ इशारा किया। तुम कुछ आवाज़ सुन रहे हो? हाँ। ये कहाँ से आ रही है? ये कुछ भनभन की आवाज़ आ रही है, जैसे शहद की मक्खियों की। मैंने पलट कर सिंगार मेज़ की तरफ देखा। बोसीदा लकड़ी का घिसा हुआ हिस्सा मेरे सामने आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बार बार सिंगार मेज़ को हिलाने की कोशिश की जा रही हो। बीवी का लहजा खौफ पड़ता। कुछ दिनों से अजीब हरकतें हो रही हैं। क्या खुफिया मैं इन हरकतों के से वाक़िफ़ है? मुझे हंसी आई। इनके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं? अभी इनकी तहक़ीक़ चल रही है। सोचो, इनकी तफ्तीशी एजेंसियाँ घरों पर खुसूसन हम जैसे घरों पर ख़ास निगरानी करती हैं। मुझे एहसास था कि आलमी सतह पर आने वाली बड़ी तब्दीलियों में खामोशी से हमें भी शरीक कर लिया गया है। हम अचानक होने वाली तब्दीलियों के बड़े बाज़ार का हिस्सा थे। इस बड़े बाज़ार में हमें छोटे मोटे रोबोट और मशीन का में बदल दिया गया था। बच्चे मशीन में काम करने वाले पड़ते थे और इस मशीन पर इख्तियार किसी और का था। यानी इस वक्त हमारी कोई हैसियत नहीं थी। दूसरे दिन मुझे अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया था। अचानक
बैल की आवाज़ के साथ हमारा पड़ोसी खुफिया अफसर मुस्कुराते हुए घर में आकर आ गया। मेरे से एक तो कुछ फ्रूट्स रखे होते, इसने नारंगी का इंतखाब किया, उसके छिलके से उतार कर खाने लगा। अचानक इसने कुछ नागवारी के अंदाज में कहा, आपने महसूस किया कुछ स्मेल आ रही है? मैंने महसूस नहीं किया, ये स्मेल बाहर से होती हुई आपके घर का हिस्सा बन गई है, कुछ तो गड़बड़ है। मुस्कुराया, आपके गिरफ्तारी का वारंट है, मुझे आपके घर से तलाशी लेनी है। वारंट? मैं खौफ से ना आ गया, किस बात का वारंट? वो मज़े से नारंगी खा रहा था। इधर कुछ दिनों से आपको लगातार कई वारदात अंजाम देते रहे हैं। वारदात? हाँ, हमारे पास CCTV फुटेज है, बाज़ाब्ता हर बात का रिकॉर्ड है। वो मुस्कुराया, पहले बच्चों को पार्क को ही लीजिए, छोटी सी गेंद अचानक गुब्बारा बन गई। हाँ, ये अफवाह सुनी थी। अफवाह नहीं, सच्चाई है। वहाँ आप थे, आपकी फुटेज मौजूद है, आपकी वजह से ऐसा हुआ। मतलब मेरी वजह से मामूली गेंद गुब्बारा में तब्दील हो गई? बिल्कुल सही। क्या मंतक हो? वो ज़ोर से ऐसा, हमारी तहकीकात किसी मंतक या दिल के का दखल नहीं होता। गेंद अचानक गुब्बारा बन जाना दहशतगर्दी है। अब आप वहाँ थे, मसला संगीन है। मेरा दिमाग बेकाबू होता जा रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था इधर चंद बातों की जो साथ मैंने जमा की थी, इसे मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस खुफिया अफसर का यही कह रहा था। इस बार इसने तो से एक सेब उठा लिया, मेरी तरफ देखा। आप इस वक्त डेयरी में मौजूद थे जब गायें पूजा कर रही थी। आप जानते हैं ना कि गाय के होने का मतलब क्या है, इसका पूजा में दखल देने का मतलब कितना बड़ा जुर्म है। मुझे याद आया कि सुबह पड़ोसी को देखने के बहाने अचानक मेरे कदम डेयरी की तरफ उड़ गए थे। मैंने गायों को देखा और ये देखना नज़र भर ज़्यादा नहीं था। इन गायों ने अपने सींगों से कुछ शातिर बदमाशों को हलाक किया था, फिर ये गायें गुम हो गई थी, तो इन्हें तलाश कीजिए। नहीं, आपकी वजह से गुम हो गई। आप डेयरी में गया, ये वक्त था जब गायों ने की गुमशुदगी का किस्सा शुरू हुआ। ये क्या मंतक है? मैं जोर से चिल्लाया। इस बार इसके पास सर थी। मैंने कहा, तफ्तीश की कोई मंतक काम नहीं आती, हम फैसला सुनाते हैं, मंतक का आगा ना पीछा देखते हैं। सेब खाते हुए इसने तीसरा हमला किया। इसने अचानक चिकन मटन नहीं बना, इसके पीछे आपकी साजिश थी। ये सब बातें हमारे रिकॉर्ड में हैं। ये बड़े इल्ज़ामात नहीं है, छोटे मोटे इल्ज़ामात के लिए आपको कुछ बरस की सज़ा हो सकती है, मगर बड़ा इल्ज़ाम? खुफिया अफसर ने गौर से मेरी तरफ देखा। इस दिन भी आप कतार में पाएगा जिस दिन एक बुजुर्ग मुनाफिक और ज़मीन पर मर गया। इसने पलट कर मेरी तरफ देखा। असल बात पर आता हूँ, आप इस आदमी को पहचानते हैं जो बूढ़े की मौत पर हंस रहा था? इसने बूढ़े की लाश की गाड़ी तक पहुँचाने में हमारी मदद की थी। जी शुक्रिया, आप अब तफ्तीश में हमारा साथ दे रहे हैं। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि वो कहाँ हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, इसमें मेरे मीडिया वाले भी थे और अब भी आप हंस रहे थे। यानी ये हादसा गायों की गुमशुदगी के 3-4 दिन बाद ही सामने आया। इस वाक़े की गाय की गुमशुदगी से क्या ताल्लुक़? खुफिया अफसर अब ज़ोर से हंस दिया। गायों का ताल्लुक़ हर वाक़े से आपका भले ताल्लुक़ ना हो, हम गायों को इसकी गुमशुदगी का ख्याल है। इस बार जलती आंखों से मेरी तरफ देखा। तीसरी बार आप इस आदमी से सब्ज़ी मंडी में मिले थे? जी हाँ, सब्ज़ी मंडी में। इसके हाथ में एक नोट था, काला धन। खुफिया अफसर इस बाज़ार से ज़ोर से चिल्लाया। अचानक एक नोट कहाँ चला गया? इसके बाद आप शमशान घाट गए थे नोटों को जलाने या इंसान को जलाने? खुफिया अफसर को शक की निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। वो आदमी इस दिन अब भी आपके साथ था और इस दिन के बाद से वो गायब है। कहाँ गया मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात में भी परेशान था। आपने CCTV कैमरे की फुटेज देखी होगी। अचानक इस दरमियान का चेहरा बदल गया था और इसके चेहरे पर दाढ़ी हुआ गई थी। हाँ ठीक है, इसी तरह की दाढ़ी जैसे। खुफिया अफसर जैसे इस बार इतनी ज़ोर से चलाया कि मुझे कान के पर्दे पर फटते महसूस हुए। दाढ़ी का कोई जिक्र नहीं, मगर क्यों? मैंने कहा ना, दाढ़ी का कोई जिक्र नहीं। अचानक इसने नाक सिकुड़ते हुए मुँह बनाने की कोशिश की। स्मेल बढ़ गई है, मुझे आपके घर की तलाशी करनी होगी। आइए मेरे साथ। ये देखता वो मेरे साथ मेरे बेडरूम में था, आ गया। मेरी आँखें नीचे सिंगार में इसको देख रही थी। ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था, सिंगार में जब तक खिल रहा था। इसने तरह जैसे नीम शब में हिलते हुए देखा था। इसके पीछे क्या है? खुफिया अफसर ने ज़ोर से चीखा। पीछे कुछ नहीं, मैं कहता हूँ पीछे कुछ है। उससे मैं आग बबूला हो गया। दोनों हाथों से सिंगार में इसको थाम कर अपनी तरफ खींचा। इसके बाद कुछ हुआ वो मेरे लिए चौंका देने वाला था। इसके हाथ अचानक सल्यूट लिए उड़ गए। शीशे का रुख दोबारा इस दीवार की तरफ कर दिया। थर काँप रहा था। खुद को संभालने की कोशिश करता, मगर एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में खौफ की झलक महसूस थी कि मैंने दोबारा ड्राइंग रूम में आने तक वो खुद को बहाल कर चुका था। मेरी ज़ुबान गुम थी, होश व आवाज़ गुम थी। इसने सर को एक झटका दिया और मेरा हाथ थाम लिया। आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। सर, आईना मेरा आग से मैं बस आईना कोई और है। मुझे मालूम था कि मौजूदा हालात में मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन इल्ज़ामात से बाहर निकलना मेरे लिए बाइस से मुश्किल होगा। मुझे जीने की तरह इस सज़ा को कबूल करना होगा जो इन हालात में अदालत मुझे सुनाएगी। मुझे इस बात पर कोई हैरानगी नहीं, कोई फैसला कि पहली सुनवाई में जज ने 2 बार मेरा नाम क्यों लिया। मुझे यकीन है। इस दरमियान इसने गौर से मेरी तरफ देखा। सरकारी हिदायत के मुताबिक जायज़ा लिया। सज़ा मिलने के 1 हफ्ते बाद बीवी जेल में मुझसे मिलने आई थी। इसके चेहरे पर कुछ तरह की कोई शिकन मौजूद नहीं थी। उलझने के बावजूद इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। इसने बताया सब ठीक ठाक के TV ख़राब हो गया था, इसलिए इसने भेज दिया। अखबार का बिल ज़्यादा आने लगा था, इसलिए अखबार बंद कर दिया। बच्चे मज़े में। इसने दबे लफ्ज़ों में बताया। हाँ, वो
हाँ वो है, वो कभी कभी बच्चों के कमरे में चला जाता है। बच्चे इससे मायूस तो नहीं हैं हुए, लेकिन बच्चों ने इसे कबूल कर लिया। इसके बाद वो ठहरी नहीं, चली गई। मैंने जेल की सलाखों को पार देखा, मुझे यकीन था कोई मुझे इस वक्त भी देख रहा है। कैद खाने में मच्छर मुझे परेशान कर रहे थे और मुझे नींद आ रही थी।